दोस्तों जरा इमेजिन करिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक प्लॉट खरीदा, पटवारी के पास गए, म्यूटेशन करवाया, जमाबंदी में आपका नाम भी चढ़ गया और इसके बाद आपने राहत की सांस ली कि अब आप उस जमीन के मालिक बन चुके। लेकिन कुछ ही सालों बाद एक दूसरा आदमी आता है, हाथ में पुरानी रजिस्टर्ड सेल डीड लेकर, और कोर्ट में इस बात का दावा करता है कि जमीन उसकी है। उस वक्त कोर्ट जमाबंदी नहीं देखता, पटवारी का रिकॉर्ड नहीं देखता, बल्कि रजिस्टर्ड सेल डीड देखता है। अगर सेल डीड आपके नाम से नहीं है या फिर टाइटल चेंज साफ नहीं है, तो आपका करोड़ों का निवेश एक झटके में खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे रेवेन्यू एंट्रीज और टाइटल राइट के बीच का फर्क, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी फ्रॉड्स इसी भ्रम की वजह से होते हैं, जहां जमाबंदी या फिर म्यूटेशन को ओनरशिप का प्रूफ माना जाता है, जबकि कानून ऐसा नहीं मानता। भारत में ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनका नाम जमाबंदी, खाता, पट्टा, म्यूटेशन रिकॉर्ड या फिर दाखिल खारिज में दर्ज हो गया है तो वो जमीन के मालिक बन गए। ये सोच लॉजिकल तो लगती है, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड होते हैं और इन पर सरकारी मोहर होती है। लेकिन दोस्तों कानून की नज़र में ये पूरी सच्चाई नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का मुख्य उद्देश्य ओनरशिप तय करना नहीं, बल्कि टैक्स कलेक्शन होता है। सरकार को ये जानना जरूरी होता है कि जमीन का टैक्स कौन देगा, इसीलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया जाता है। लेकिन ये रिकॉर्ड ये साबित नहीं करता कि जमीन का असली मालिक कौन है। कई बार ऐसा भी होता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम बदल जाता है, लेकिन ओनरशिप नहीं बदलती, क्योंकि ओनरशिप सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही बदलती है। 2026 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी यही बात साफ की कि रेवेन्यू एंट्रीज ओनरशिप का प्रूफ नहीं होती, बल्कि सिर्फ फिस्कल पर्पस यानी टैक्स पर्पस के लिए होती। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि किसी का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, वो जमीन का मालिक नहीं माना जा सकता। वैसे आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि म्यूटेशन एंट्री किसी व्यक्ति को ओनरशिप नहीं देती। म्यूटेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है ताकि टैक्स सही व्यक्ति से लिया जा सके। इसका ओनरशिप से सीधा संबंध नहीं होता। यानी म्यूटेशन होने का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार मान रही है कि टैक्स आप देंगे, ये नहीं कि जमीन आपकी है। दोस्तों म्यूटेशन को आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ एक सरकारी रजिस्टर में नाम बदलना है। मान लीजिए कि राम ने जमीन श्याम को बेच दी, श्याम ने म्यूटेशन करवाया और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया। लेकिन अगर सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है या फिर ओनरशिप की चेन साफ नहीं है, तो कानून की नज़र में ओनरशिप अभी भी राम या फिर उसके वारिसों की हो सकती है। और इसीलिए म्यूटेशन सिर्फ एक एंट्री है, ओनरशिप नहीं। असली ओनरशिप रजिस्टर्ड सेल डीड से मिलती है। सेल डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दर्ज होता है और जिसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कानूनी मान्यता मिली है। इस डॉक्यूमेंट में बायर्स, सेलर्स, विटनेस और रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। दोस्तों यही डॉक्यूमेंट ओनरशिप का असली प्रूफ होता है। भारत में प्रॉपर्टी फ्रॉड का सबसे बड़ा तरीका यही है कि फ्रॉडस्टर सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा लेते हैं। इसके बाद वो खरीदार को जमाबंदी दिखाते हैं और कहते हैं कि जमीन उनकी है। खरीदार सरकारी रिकॉर्ड देखकर भरोसा कर लेता है और जमीन भी खरीद लेता है। बाद में असली मालिक सामने आता है और कोर्ट में सेल डीड दिखाता है। दोस्तों कोर्ट जमाबंदी नहीं बल्कि सेल डीड को मानता है और बायर्स सब खो बैठता है। ऐसे मामले देश में लगभग हर राज्य में सामने आते रहे। कई बार रेवेन्यू रिकॉर्ड रिश्वत या फिर गलत जानकारी के आधार पर बदल दिए जाते हैं, जबकि रजिस्टर्ड सेल डीड बदलना आसान नहीं है। बैंक लोन के मामले में भी टाइटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि बैंक भी म्यूटेशन देखकर लोन नहीं देता, बल्कि टाइटल सर्च करवाता है। बैंक ये देखता है कि प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेन साफ है या फिर नहीं। अगर खरीदार के नाम रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है या फिर टाइटल क्लियर नहीं है, तो बैंक भी लोन रिजेक्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में बायर का पैसा फंस जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेच भी नहीं सकता और लोन भी नहीं मिलता। और दोस्तों इसीलिए बैंक हमेशा टाइटल सर्च रिपोर्ट और एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगता है। टाइटल सर्च रिपोर्ट प्रॉपर्टी का पूरा इतिहास बताती है। आमतौर पर लॉयर 20 से 30 साल का टाइटल चेक करता है ताकि पता चल सके कि प्रॉपर्टी किसके पास थी और कैसे ट्रांसफर हुई। अगर ओनरशिप चेन में कोई गैप है या फिर कोई डिस्प्यूट हो, तो बायर को पहले ही पता चल जाता है। दोस्तों भारत में लिमिटेशन पीरियड की वजह से कई साल बाद भी ओनरशिप क्लेम की जा सकती है। इसीलिए लंबी अवधि का टाइटल सर्च जरूरी माना जाता है। अगर टाइटल क्लियर नहीं है तो प्रॉपर्टी डीड इन्वेस्टमेंट बन सकती है, क्योंकि न तो उसे बेचा जा सकता है और न ही उस पर लोन लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी विवाद भारत में बहुत लंबे समय तक चलते हैं। सिविल कोर्ट्स में जमीन के मामले कम से कम 10 से 20 साल तक चलते हैं। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस गई तो बायर का पैसा सालों तक अटका रहता है। इस दौरान खरीदार ना तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही उसे बेच सकता है, और कई बार तो गवर्नमेंट एक्शन भी हो सकता है। अगर बाद में पता चले कि जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुई या फिर गवर्नमेंट लैंड थी, तो गवर्नमेंट म्यूटेशन कैंसिल कर सकती है
और जमीन वापस भी ले सकती है। ऐसी स्थिति में कंपनसेशन भी लीगल डिस्प्यूट में फंस सकता है। दोस्तों, इनहेरिटेंस के मामले में भी म्यूटेशन और टाइटल का फर्क बहुत खास है। अगर किसी व्यक्ति का नाम सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में है लेकिन रजिस्टर्ड टाइटल क्लियर नहीं है, तो उसके बाद वारिसों के बीच भी विवाद हो सकते हैं। कई परिवार सालों तक कोर्ट में लड़ते रहते हैं क्योंकि ओनरशिप स्पष्ट नहीं होती। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड सेल डीड होती है। बायर को ओरिजिनल सेल डीड देखनी चाहिए और रजिस्ट्री ऑफिस से वेरीफाई करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। दूसरा बेहद खास कदम है टाइटल सर्च रिपोर्ट, जिसे क्वालिफाइड प्रॉपर्टी लॉयर से ही करवाना चाहिए। दोस्तों, लॉयर प्रॉपर्टी का पूरा इतिहास जांचता है और बताता है कि टाइटल क्लियर है या नहीं। तीसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है एंकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, जो ये बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या फिर लीगल क्लेम तो नहीं। अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो सेलर उसे लोन चुकाए बिना नहीं बेच सकता। म्यूटेशन और जमाबंदी उपयोगी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि टैक्स पेड है और रिकॉर्ड अपडेटेड है, लेकिन ओनरशिप साबित नहीं करते। दोस्तों, सबसे बड़ा नियम यही है कि म्यूटेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और रजिस्टर्ड सेल डीड ही प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। अगर सेलर बार बार म्यूटेशन दिखाकर सेल डीड से बचने की कोशिश करे तो बायर को सावधान हो जाना चाहिए। टाइटल सर्च पर खर्च आमतौर पर 5,000 से 15,000 रुपए के बीच आता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि प्रॉपर्टी की कीमत लाखों या फिर करोड़ों में होती है। इतनी छोटी रकम बचाने के लिए रिस्क लेना बेहद खतरनाक हो सकता है। अंत में सबसे खास बात यही है कि प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन या फिर मकान नहीं, यह आपकी जिंदगी की बचत होती है और आपके बच्चों का भविष्य भी। इसीलिए किसी भी सरकारी रिकॉर्ड पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड बदल सकते हैं लेकिन रजिस्टर्ड टाइटल ही असली सुरक्षा देता है। कानून साफ है कि रेवेन्यू एंट्री ओनरशिप नहीं है, म्यूटेशन ओनरशिप नहीं है और पटवारी रिकॉर्ड लीगल टाइटल नहीं है। असली सुरक्षा रजिस्टर्ड सेल डीड, क्लियर टाइटल चेन और लीगल वेरिफिकेशन से ही मिलता है। दोस्तों, सच्चाई यही है और यही जानकारी आपको प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचा सकती है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।